हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से कवर करने वाले हैं मई 2024 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। फालतू का कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं करंट अफेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं है, बस बहुत ज्यादा सटीक और महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा, आपको अपने एग्जाम में काफी सारे करंट अफेयर्स डायरेक्टली इसी वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, पेन और नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है सभी को नोट डाउन करते हुए जरूर चलेगा। तो एक ही वीडियो में पूरे महीने के करंट अफेयर्स को धाराशायी करते हैं। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए दोस्तों, हमारी जो एसएससी मास्टर गाइड है ना, अब हमने इसके साथ ये जो पिछले साल की करंट अफेयर की मैगजीन है ना, इसको कॉम्बो में क्रिएट कर दिया। यानी कि अगर आप इसे परचेज करोगे तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, अमेज़न से आप इस कॉम्बो को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, इस बार 22 मार्च 2024 से आईपीएल का पहला मैच शुरू हुआ था, जो कि चेन्नई और आरसीबी के बीच में खेला गया था। और इसका फाइनल मैच इस बार 26 मई 2024 को खेला गया था, जिसमें सनराइजर हैदराबाद को हराकर कोलकाता ने आईपीएल की ये ट्रॉफी अपने नाम करी है तीसरी बार। इससे पहले 2012 में कोलकाता नाइट राइडर जीता था, 2014 में भी जीता था, और अब फाइनली 10 साल बाद यानी कि तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो चलिए, आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर लिख दी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 जीत लिया है। 2012 और 14 में पिछली जीत के साथ यह जीत केकेआर की तीसरी ट्रॉफी है। पुरस्कार राशि क्या रही है? कलकत्ता नाइट राइडर को विजेता के रूप में 20 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग का सवाल रहता है ना कि भाई आईपीएल में जीतने वाली टीम को कितनी धनराशि मिलती है। तो भाई 20 करोड़ रुपए केकेआर को मिले हैं और सनराइजर हैदराबाद को उप विजेता के रूप में 12.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार देखते हैं, यानी कि किस खिलाड़ी को क्या खिताब दिया गया है, क्या सम्मान दिया गया है। उभरते हुए खिलाड़ी कौन सा रहा है, यानी कि इमर्जिंग प्लेयर कौन सा रहा है, तो नीतीश कुमार रेड्डी रहे हैं सनराइजर हैदराबाद से। साथ ही अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नरेन केकेआर से। ऑरेंज कैप किसको मिले? ऑरेंज कैप उसको मिलते हैं जो सर्वाधिक रन बनाता है, ऑब्वियसली हमारे विराट कोहली। आरसीबी से 741 रन इस बार इस सीजन में इन्होंने बनाए। पर्पल कैप उसको मिलती है जो सर्वाधिक विकेट लेता है, तो इस बार हर्षल पटेल जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 24 विकेट अपने नाम किए हैं, तो इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? अभिषेक शर्मा ने सनराइजर हैदराबाद से 42 छक्के उन्होंने लगाए। सर्वाधिक चौके किसने लगाए? ट्रेविस हेड ने, जो कि सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। 64 चौके इन्होंने इस बार लगाए हैं। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट किसका रहा है? जैक फ्रेजर का रहा है, जो कि आरसीबी से थे। 234 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। सीजन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रमनदीप सिंह केकेआर के ही हैं। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? सनराइजर हैदराबाद टीम को मिला। पिच और ग्राउंड पुरस्कार किसको मिला? सबसे बेहतरीन पिच और ग्राउंड कौन से ग्राउंड या फिर स्टेडियम को मिला? तो भाई राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद को मिला। फाइनल मैच में किन किन को कौन सा पुरस्कार मिला? मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा? फाइनल मैच में किस किस के बीच में था? कलकत्ता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद। तो भाई मिशेल स्टार्क जो कि सबसे महंगा भी खिलाड़ी था, इस बार लगभग 24-24.5 करोड़ के आसपास इस खिलाड़ी को खरीदा गया। मैच का फैंटेसी प्लेयर कौन रहा है? मिशेल स्टार्क ही रहा है। मैच में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए? वेंकटेश अय्यर ने लगाए केकेआर से। साथ ही मैच में सर्वाधिक चौके रहमानुल्लाह गुरबाज ने लगाए। मैच में सर्वाधिक डॉट बॉल किसने फेंकी इस बार? हर्षित राणा ने। साथ ही सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाए? सनराइजर हैदराबाद ने 287 रन बनाए थे आरसीबी के खिलाफ। और दूसरे नंबर पर भी सनराइजर हैदराबाद ही आती है, जहां पर 277 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो भाई आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया हैदराबाद ने, इस बार 287 रन बनाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। पहला मैच कहां पर खेला गया था आईपीएल का? MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, चेन्नई और आरसीबी के बीच। फाइनल मैच किस किस के बीच खेला गया? हैदराबाद और कोलकाता के बीच चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके आईपीएल से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों, यहीं से ही हर एक शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आईपीएल बहुत ज्यादा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाल ही में डीआरडीओ के किस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया? तो क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले भी यही डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस साल इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, ठीक है, तो 1 साल बढ़ा दिया गया है। अगर डीआरडीओ की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। क्लियर है, ठीक है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि भारत के लिए या फिर दूसरे देश के लिए भी जो एयर जेट हो गए, फाइटर जेट हो गए, मिसाइल हो गए, ये सब कुछ निर्माण टैंक करने का काम डीआरडीओ का होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन थे? पता होना चाहिए, जी सतीश रेड्डी जी थे, जो कि अब साइंटिफिक एडवाइजर है डिफेंस मिनिस्टर के, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट की बात हो रही है तो कुछ हमारी इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी नोट डाउन कर लीजिए लगे हाथे। जैसे कि सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है फिलहाल? ठीक है, तो भाई लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा जा सकता है, जनरल मनोज पांडे है। चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ कौन है? चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये इंपोर्टेंट है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। सीबीआई के डायरेक्टर पूछा जा सकता है, परवीन सूद है, ठीक है। काफी सारे लोग सुबोध कुमार जायसवाल सोच रहे हैं आप भी। चीफ ऑफ रो के चीफ कौन है? रवि सिन्हा है, नोट करिए। इसरो की भी बात कर लेते, इसरो के चीफ कौन है फिलहाल? एस सोमनाथ है, श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ इनका पूरा नाम है। तो दोस्तों ये कुछ अपॉइंटमेंट है, इनको लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। तो फिलहाल डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत ही है। कार्यकाल इंक्रीज हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट होने वाला है। कब से कब तक चलेगा? 1 जून से लेकर 29 जून 2024 तक चलने वाला है। इस बार टोटल 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। पहले करंट इवेंट हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आईसीसी ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको चुना है? शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही पॉपुलर पहुंचे हुए क्रिकेटर और पाकिस्तान की टीम के कभी कैप्टन भी हुआ करते थे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि केवल शाहिद अफरीदी को ही ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, भारत के क्रिकेटर भी है जो कि ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है। एक पूरी लाइन है जिसमें आपके युवराज सिंह भी आते हैं, जो कि आईसीसी इस बार T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर है। क्रिस गेल भी है और साथ ही उसेन बोल्ट भी है। तो दोस्तों 4 ब्रांड एम्बेसडर है आपके यहाँ पर, शाहिद अफरीदी के अलावा 3 और हैं, ठीक है, जिसमें युवराज सिंह का नाम भी आता है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, तो इस बार भाई नोवा एडिशन इस बार खेला जाएगा, ठीक है। नोवा एडिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जैक्ट डेट 1 जून से शुरू हो गई, 29 जून 2024 तक ही चलने वाला है। टीम इस बार 20 है, पिछली बार टोटल 16 टीम थी, इस बार 4 नई टीमें इंट्रोड्यूस हुई हैं T20 वर्ल्ड कप में। एक नेपाल है, एक पोपुआ है, साथ ही यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है और कनाडा। ये 4 नई टीमें इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 55 मैच खेले जाएंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2022 में किसने इसको होस्ट करा था, कौन सी कंट्री ने? तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट करा था। 2026 में, क्योंकि हर 2 साल में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होता है, 2026 में यानी कि नेक्स्ट टाइम श्रीलंका इसको होस्ट करने वाला है, इंपोर्टेंट है। 2022 में किसने इसको जीता था? इंग्लैंड ने जीता था, पाकिस्तान रनर अप टीम रही थी। पहला एडिशन 2007 में हुआ था और इसको भारत ने जीता था, पहला ही एडिशन MS धोनी की कैप्टनसी में। सक्सेसफुल टीम कौन है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, दोनों ने 2-2 टाइटल अपने नाम कर रखे हैं। भारत ने अब तक एक बार इसको जीता है। सबसे ज्यादा रन किसने बना रखे हैं? विराट कोहली ने बनाए थे 1141 रन, ठीक है। विकेट सबसे ज्यादा किसने लिए है? साकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। देखिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक स्टेट में इतना बड़ा कदम उठाया जाए। देखिए दोस्तों, आपने खबरें पहले भी सुनी होगी, तेलंगाना सरकार बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि हम अपने स्टेट में जो तंबाकू या फिर पान या फिर गुटखा है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन कभी हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो रही थी, कभी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, लेकिन फिर भी परमानेंट बैन नहीं लगा। 1 साल के लिए बैन लगा।
कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ये कह रही है तेलंगाना की हम कोशिश करेंगे इसको एक्सटेंड करवाने की। तो दोस्तों 1 साल के लिए गुटखा और मसाला पान जो भी है, जो पैकेट में आती है इस टाइप के, इनके ऊपर बैन लग चुका है। कहां पर? केवल और केवल तेलंगाना के बैन लगने वाला इकलौता भारत का पहला राज्य बन गया है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि पहला कौन सा राज्य बना गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाने वाला? तो भाई तेलंगाना सरकार है। 1 साल के लगा, 24 मई 2024 को लगा और 24 मई 2025 तक ही रहने वाला है। हालांकि इसको एक्सटेंड कराने की पूरी कोशिश चल रही है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की। किस अधिनियम के तहत ये बैन लगवाया गया है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इस बैन को लगाया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई तेलंगाना राज्य के फिलहाल सीएम कौन है, क्योंकि पिछले साल ही चेंज हुए हैं। अनमुला रेवंत रेड्डी फिलहाल 7 दिसंबर 2023 को इनको चुना गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया। इन्होंने शपथ ली थी सीएम के तौर पर तेलंगाना राज्य के। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है तेलंगाना राज्य की। तो यार इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अनासुया सेनगुप्ता 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी। देखिए दोस्तों, ये जो अनासुया सेनगुप्ता है जिनको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कोलकाता की रहने वाली है। और कांस फेस्टिवल के बारे में आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जो कि एक टाइम पर दुनिया का इकलौता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे चाहते हैं कि उनको भी कोई ना कोई उपलब्धि मिले इस फेस्टिवल में, लेकिन हुआ क्या है, भारत की ही एक एक्ट्रेस जो कि कोलकाता की रहने वाली है, जिसने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है, जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, फिर भी इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। क्यों और कैसे? पहले तो भाई कांस फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। इतना याद रखिएगा, इस बार कांस फेस्टिवल का 77वां एडिशन था, जो कि फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया। 2003 से पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसको कांस फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाने लगा। ये एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है, यानी कि हर साल आयोजन इसका कराया जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रांस के कांस शहर में इसका आयोजन होता है हर साल, ठीक है। हर टाइप की जो फिल्म होती है, चाहे आपकी शॉर्ट फिल्म हो या फिर इंग्लिश फिल्म हो या फिर फुल टाइम फिल्म हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो, हर कैटेगरी की फिल्म को यहां पर रखा जाता है, उनके प्रीव्यू किए जाते हैं। शुरुआत इसकी 1938 में हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट या फिर फाउंडेशन आप कह सकते हैं। शायद पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था, ऑफिशियली नोटिस हुआ था, वो 20 सितंबर 1940 में, यानी कि आज से 77 साल पहले हुआ था। इसके अंदर जो सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा सम्मान है ना, वो पाम डी ओर है और साथ ही ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है। क्लियर है? अब बात करते हैं भाई अनासुया सेनगुप्ता, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे इनको किस कैटेगरी में, किस सेक्शन में दिया गया। अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्होंने जीता। अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में कहां की है, ये कौन है? कोलकाता की रहने वाली अनसुया को यह अवार्ड फिल्म द सेमलेस, किस फिल्म के लिए दिया गया? द सेमलेस फिल्म के लिए इनको दिया गया। फिल्म का निर्देशन और लेखन बल्गेरियाई फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजानोवा ने किया। मतलब कोई इंडियन फिल्म नहीं है, बल्गेरिया के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस फिल्म को बनाया, उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म का नाम है द सेमलेस। और भाई भारतीय एक्ट्रेस को कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो बहुत बड़ी बात है तो इंडियन ही, तो यार रियली में बड़ी बात है, तो नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी। एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, लिख के ले लीजिए, क्योंकि सुनील छेत्री है, बहुत बड़ी उपलब्धियां इन्होंने अपने नाम कर रखी है। सुनील छेत्री जो कि फिलहाल भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी 6 जून 2024 को। ये एक मैच खेलने वाले हैं और उसमें संन्यास लेंगे, यानी कि ये इनकी लाइफ का आखिरी फुटबॉल मैच होगा। देखिए, वह 6 जून 2024 को कोलकाता के सोल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद वो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। वर्तमान में ब्लू टाइगर्स किसको बोलते हैं? जो भारतीय फुटबॉल टीम है ना, इन्हीं को ब्लू टाइगर्स बोलते हैं। मैन इन ब्लैक किसको बोलते हैं? जो भारतीय हॉकी टीम है उनको मैन इन ब्लैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम का उपनाम है
ब्लू टाइगर्स, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये इसके कप्तान है। वह भारतीय पुरुष फुटबॉल हॉकी टीम के जर्सी नंबर 4, जर्सी नंबर 9, जर्सी नंबर जो 9 ये पहनते हैं, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरे सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी है। देख रहे हो, दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले खिलाड़ी है सुनील छेत्री, ऐसे वैसे नहीं है। पहला कौन है? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन नहीं जानता होगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फुटबॉलर, 128 गोल के साथ दुनिया के अग्रणीय गोल करने वाले खिलाड़ी है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, 106 अंतरराष्ट्रीय गोल के साथ सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं। और तीसरे स्थान पर सुनील छेत्री आते हैं, जिन्होंने 150 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 94 गोल के साथ सूची के तीसरे स्थान पर है। देख रहे हो, एक इंडियन प्लेयर है और तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर सुनील छेत्री ने अब तक 512 मैचों में 252 गोल किए हैं। सुनील छेत्री को कौन कौन से सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है? सुनील छेत्री को 7 बार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है। उन्हें 2013 में भारत के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। वाह भाई। 2019 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में फुटबॉल की विश्व शासी निकाय फीफा ने सुनील छेत्री पर कैप्टन फैंटास्टिक नामक एक वर्थ चित्र बनाकर सम्मानित किया। देख रहे हो कितना सम्मान मिल चुका है सुनील छेत्री को। तो भाई खिलाड़ी का लेवल आप देख सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीली बनेगा कि भाई कौन सा भारतीय फुटबॉलर संन्यास ले चुका है, फिर लेने वाला है। पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान का रेमेल नाम रखा गया। हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल में या फिर जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर एक चक्रवात तूफान आया था, बहुत ही भयंकर, जिसने काफी तबाही मचाई थी, जिसका नाम था रेमेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, हाल ही में जो चक्रवाती तूफान आया था पश्चिम बंगाल में रेमेल, उसका नाम कौन से देश के द्वारा दिया गया? तो ये जो रेमेल नाम है इस तूफान का या फिर इस चक्रवाती तूफान का, ये कौन से देश ने दिया? देखिए दोस्तों, रेमेल एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है रेत। ठीक है, रेत होता है इसका हिंदी में मतलब रेमेल। तो भाई रेमेल जो नाम दिया है ना, ये इस तूफान को ओमान ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ओमान द्वारा रेमेल नाम दिया गया इस तूफान को। दोस्तों ये जो नाम रखने की परंपरा है ना, ये कब से चली और क्यों चली और किसके द्वारा रखा जाता है? देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसके कुल 185 देश सदस्य हैं। दरअसल WMO ने 1972 में पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना करी थी। पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही तूफानों के नाम को रजिस्टर करता है। क्लियर है? साल 2020 में कुल 169 तूफानों के नाम रखे गए और उन्हें रिलीज किया गया। यानी कि साल 2020 एक ऐसा देश था जिसमें रिकॉर्ड तोड़ अलग अलग तूफानों के नाम रखे गए। ठीक है, सबसे ज्यादा नाम रखे गए, इसलिए रखा जाता है ताकि लोगों को आने वाली आपदा के बारे में पहले से ही जानकारी हो। ठीक है, तो रेमेल इस बार हाल ही में एक नया नाम दिया गया इस चक्रवाती तूफान को। इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत की तट को भी इसने छुआ, पश्चिम बंगाल में इसने हिट करा था। इसकी जो रफ्तार थी, इस दौरान समुद्र में चक्रवाती तूफान की अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज करी गई थी। क्लियर है? तो भाई रेमेल तूफान का नाम याद रखिएगा। हाल ही में श्रीलंका में फोन पे ने UPI लॉन्च किया। तो लो भाई, एक और देश आ गया जिसमें UPI लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश में भी UPI लॉन्च हो चुका है। और UPI किसने लॉन्च करा? भारत सरकार के नहीं बल्कि फोन पे, जो कि भारत के एक बहुत बड़ी फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन, फिनटेक कंपनी है फोन पे। इसने श्रीलंका में UPI लॉन्च कर दिया। किसके साथ मिलकर? जो श्रीलंका की एक फिनटेक कंपनी है लंका पे, इसके साथ मिलकर, लंका पे के साथ मिलकर UPI लॉन्च किया श्रीलंका में। जो श्रीलंका के विजिटर्स इंडिया में आएंगे या फिर जो इंडिया के विजिटर्स होंगे जो श्रीलंका घूमने जाएंगे, अब उनको करेंसी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। वो इजीली अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, वो फोन पे के थ्रू कर पाएंगे श्रीलंका में पेमेंट। और जो श्रीलंका के विजिटर्स होंगे, लोग होंगे, वो इंडिया में लंका पे के थ्रू इजीली कर पाएंगे। उनको अलग से कोई ऐप वगैरह फिर कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फोन
पे की बात हो रही है तो फोन पे के जो फाउंडर या फिर सीईओ है वो समीर निगम है, ठीक है। 2015 में इसका गठन हुआ था, यानी कि ये कंपनी अस्तित्व में आई थी। तो याद रखिएगा, फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च कर दिया है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील पहल मणिपुर राज्य में शुरू करी गई। एग्जाम में इसी तो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई हाल ही में किस राज्य द्वारा इसकी स्कूल ऑन व्हील परियोजना या फिर पहल शुरू करी गई। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही जबरदस्त सी पहल है। देखिए दोस्तों, जाति के ऊपर एक विवाद हुआ था मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर राज्य में हुई ना शुरुआत। मणिपुर में जातिवाद विवाद बहुत होते रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे ना, उन्हें घर छोड़कर, अपने गांव छोड़कर, ठीक है, शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। वो शिविर है, अलग अलग जगह शिविर लग रहे थे, उनमें उनको शरण लेनी पड़ी। अभी तक भी वो वहां पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बच्चे जो कि स्कूल में जाते हैं उनके साथ वो पढ़ लिख नहीं पाते, ठीक है। प्रॉपर स्कूल में उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, क्योंकि बाहर शिविर है, जैसे भी अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब जो सरकार है मणिपुर की, इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल ऑन व्हील एक पहल शुरू करी है। इसके तहत क्या होगा, एक स्कूल बस होगी जिसमें सारे जरूरी सामान होंगे, जैसे कि उसमें लाइब्रेरी होगी, साथ ही कंप्यूटर होंगे, साथ ही खेल के सामान से लैस स्कूल बस एक शिक्षक के साथ अलग अलग शिविर का दौरा करेगी, ठीक है, जहां पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाएगी, खेल के उपकरण, सारी चीजें उनको सिखाई जाएगी। देखिए डेफिनेशन देखिए, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उकई ने रविवार को स्कूल ऑन व्हील पहल की शुरुआत की। इसके तहत लाइब्रेरी, कंप्यूटर और खेल के सामान से लैस स्कूल बस एक शिक्षक के साथ अलग अलग शिविर का दौरा करेगी, ठीक है। तो भाई ये पूरा फंडा है। अब यहाँ पर मणिपुर की बात हो रही है, कैपिटल तो आपको पता ही होगी, इम्फाल है, बेसिक सी चीजें हैं। सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह है। और अगर एग्जाम में पूछ ले राज्यपाल कौन है मणिपुर की, तो अनुसुईया उकई है, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। क्लियर हुआ डाउट? पहल का भी नाम देख लीजिए, स्कूल ऑन व्हील। कमल किशोर ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिक्योरिटी जनरल SRSG के पद पर कार्यभार संभाला। देखिए दोस्तों, कमल किशोर जो कि एक इंडियन है, एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर इन्होंने डंका बजाया है। बड़ी पोस्ट कौन सी? स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल, किसके सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशन के बारे में तो आपको पता ही है। क्या है यूनाइटेड नेशन? आपको पता होगा, बेसिक सी चीज है। द यूनाइटेड नेशन इज अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज स्टार्टेड पर्पज आर द मेंटेन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, यानी कि दुनिया भर के अंदर शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है, साथ ही डेवलपमेंट यानी कि विकास और रिलेशनशिप बनाए रखने का काम करती है। लगभग 185 या फिर 192 देश इसके सदस्य है यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका यूके, फाउंडेशन जो हुई थी इसकी यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, ईरान और भी काफी सारे देशों ने मिलकर करी थी। इसका जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट में इसका है। क्लियर है? तो भाई यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी है या फिर एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जो डिजास्टर, आपात, यानी कि जो आपदा आती है ना, उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको कम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, UNDRR। तो दोस्तों, UNDRR के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं कमल किशोर जी को, जो कि एक भारतीय है। समझ गए? यूनाइटेड नेशन के एक सब्सिडरी है, एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं कमल किशोर जी को। देखिए दोस्तों, हमने यूनाइटेड नेशन की बात करी है, तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाली है एक, ठीक है। कमल किशोर जी ने जो जगह ली है, इनसे पहले इस पोस्ट के ऊपर मामी मिजुट्री, जो कि एक जापानीज थे, वो थे, उनकी जगह इन्होंने ली है। और ये कोई छोटी हस्ती नहीं है, ये भी बहुत बड़ी पोस्ट होल्ड करते थे भारत के अंदर पहले। 2015 से ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो NDMA है, भारत का डिजास्टर अथॉरिटी भारत के अंदर, उसके हेड रह चुके हैं। अब कौन है इस डिपार्टमेंट के हेड? अब भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पहले कौन थे? कमल किशोर थे, जिनको अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है सेक्रेटरी जनरल के।
याद हो गया अच्छे से। काम्या कार्तिकेयन ने मात्र 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया। काम्या कार्तिकेयन, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मात्र 16 साल की इनकी उम्र है, 12वीं क्लास में पढ़ती है। अपने फादर के साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई पूरी करने वाली बन गई हैं। ठीक है, इतनी कम उम्र में अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। मात्र 16 साल इनकी एज है। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर 8,849 मीटर्स की चढ़ाई इन्होंने सफलतापूर्वक पूरी करी है। क्लियर है। काम्या को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो एक अवार्ड है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, ये उन बालक या फिर उन बच्चों को दिया जाता है जो कि कुछ हटके करते हैं, कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने करा है। याद रहेगा, नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। इनसे पहले यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले अलग अलग जगह, अलग अलग ऊंची चोटी भी ये फतेह कर चुके हैं। अब अंटार्कटिका पे एक ऊंची चोटी है, उस पर फतेह करने की इनकी प्लानिंग है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पिता पुत्री की इस जोड़ी ने 20 मई 2024 को नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर 8,849 मीटर की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करी। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस के बारे में तो बात कर ली, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। यहां पर वुमेन T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है, जिसका नोवा एडिशन का आयोजन होने जा रहा है इस बार बांग्लादेश में। नोवा एडिशन कहां पर होगा? बांग्लादेश में। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पिछली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का किसने जीता था? तो वो दोस्तों सक्सेसफुल टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, 20 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। भारत की तरफ से भारत क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, जो क्रिकेट लवर्स नहीं है, पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरमनप्रीत कौर है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते होंगे, ओलंपियन, ठीक है, जैवलिन थ्रोवर हैं, जिन्होंने 2020 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इन्होंने हाल ही में भारत की जो एक ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिता है, फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स, जिसका आयोजन हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, वहां पर इन्होंने भाला फेंकने में यानी कि जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल अपने नाम के स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है एक डोमेस्टिक यानी कि घरेलू चैंपियनशिप है। ठीक है, और इस बार इस चैंपियनशिप का 27वां एडिशन था। इस चैंपियनशिप को कौन मैनेज करता है, फिर कौन ऑर्गेनाइज कराता है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कराता है, जिसका गठन 1946 में हुआ था। देखिए दोस्तों, पहला स्थान किसने रहा, किसके हाथ में रहा है? नीरज चोपड़ा के हाथ में 82.27 मीटर फेंका है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर डीपी मनु रहे हैं, 82.6 मीटर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। साथ ही तीसरे स्थान पर जो रहे हैं उत्तम, ठीक है, उत्तम पाटिल 78.39 कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। तो याद रहेगा, फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत और फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास मेघालय उमरोई में शुरू हुआ। मैंने आपको बता रखा है, कहीं पर भी अगर जिक्र आ जाए एक्सरसाइज का, दो देशों की सेनाओं के बीच में एक्सरसाइज हो रही है या फिर अभ्यास हो रहा है, इसका मतलब होता है कि वो दोनों देशों की जो सेना है वो प्रैक्टिस कर रही है, एक तरीके से एक्सरसाइज कर रही है, रिहर्सल हम कह सकते हैं। उनकी जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, जो उनकी स्पेशलिटी है वो भारत की सेना के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और जो भारत की सेना है, जो इनके पास स्पेशलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, वो उस देश की सेना के साथ अभ्यास करते हैं, यानी कि मिलके अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इसका मतलब होता है। तो हाल ही में भारत और फ्रांस की सेना के बीच में 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास मेघालय उमरोई में हुआ है। 13 मई से लेकर 26 मई तक ये अभ्यास चला है। ये एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार आयोजित होता है। पिछली बार ये 2021 में इसका आयोजन हुआ था। पिछली बार 2021 में यानी कि 6th एडिशन का आयोजन 2021 में हुआ था। देखिए, जो भारत और फ्रांस दोनों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था, पिछली बार फ्रांस में, इस बार
भारत में, उसके अगले साल यानी कि इस बार 24 में हो रहा है तो 26 में फिर फ्रांस में होगा, एक बार फ्रांस में एक बार भारत में, इस तरीके से होता है। 90 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूताना जो रेजिमेंट की 22वीं बटालियन ने किया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, हाल ही में शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में हुआ है। कब से कब तक? 13 मई से 26 मई तक हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सबसे पहले समझेंगे हम यूनिसेफ है क्या। देखिए दोस्तों, यूनिसेफ की शुरुआत क्यों हुई थी, इसका पर्पस क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग देशों के जो ऐसे बच्चे थे ना जो बेघर हो चुके थे, ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको खाना प्रदान करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी यूनिसेफ। लेकिन अब इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस यही रह गया है, दुनिया भर के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, बाल विकास के लिए यानी कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए काम करती है यूनिसेफ फिलहाल, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी है जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। यूनिसेफ ओरिजिनली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इन फुल, नाउ ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से इसको जाना जाता है, इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। यानी कि बाल को बच्चों के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। फाउंडेशन इसकी 11 दिसंबर 1940 में हुई थी न्यूयॉर्क और यूनाइटेड नेशन में। तो यूनिसेफ इंडिया जो है, यूनिसेफ इंडिया उसको बोलेंगे, ये जो भारत में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में बच्चों के लिए काम करती है। अलग अलग देश की अलग अलग यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि अपने देश के अंदर बाल विकास के लिए काम करती है, ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खान पान के लिए काम करती है, ठीक है। तो यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो एक्ट्रेस करीना कपूर को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ हीलिंग रोड्स। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, न्यूज में आपने देख लिया होगा। सेल्फ हीलिंग रोड, सड़कें करेंगे खुद का इलाज। जाने कैसे? खुद ब खुद रिपेयर होंगी सड़कें। ये काफी इंटरेस्टिंग है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी परियोजना लॉन्च करी है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है NHAI। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सड़कें हैं जो टूट जाती हैं, सड़कों में क्रैक आ जाती है, फिर गड्ढे हो जाते हैं, वो खुद ब खुद सड़कें खुद को रिपेयर कर लेंगी। जो अब सड़कें हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, यानी कि जो मटेरियल होता है डामर जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। देखते हैं पूरी डेफिनेशन। इस टेक्नोलॉजी में सड़कों के निर्माण में एक विशेष प्रकार के एस्फोल्ट यानी कि डामर का उपयोग किया जाएगा और सड़कें निर्माण के समय डामर के साथ इसमें स्टील के पतले रेसे डाले जाएंगे, यानी कि स्टील के जो बारीक पतले फाइबर्स होंगे ना वो डाले जाएंगे डामर में। जैसे ही सड़कों में कोई भी गड्ढा फिर टूट फूट होगी, एस्फाल्ट गर्म होकर फैलना शुरू हो जाएगा और स्टील के पतले रेसे के साथ कंक्रीट को बांधकर सड़क को फिर से रिपेयर कर देगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, यहां पर भी एक टेक्नोलॉजी चलती है। वो सड़क को कैसे रिपेयर करते हैं वो लोग, जैसे कि सड़क है उसके ऊपर जो डांबर होता है जिसको चारकोल बोलते हैं वो बढ़िया मात्रा में डालते हैं, और जैसे ही सड़कें थोड़ी सी पुरानी हुई, टूटने की स्थिति में पहुंची, उससे पहले ही उसको हीटिंग प्रोसेस से दोबारा से रिपेयर कर देते हैं, यानी कि बार बार उसके ऊपर से नहीं बनानी पड़ती। एक हीटिंग प्रोसेस होता है जिसके बाद उसको ऐसे ही रिपेयर कर दिया जाता है। तो ये भी इस तरीके का ही कुछ रहेगा, यानी कि जो धूप पड़ती है वो ऑटोमेटिकली उस हीटिंग प्रोसेस से खुद ब खुद सड़क को रिपेयर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टील के जो फाइबर्स हैं वो मिलाए जाएंगे डामर में, जिसके बाद वो खुद हीट होके एक्सपैंड हो जाएगा और एक दूसरे को खुद कंक्रीट को जोड़ लेगा, ठीक है। नए प्रकार का डामर मिश्रण सड़क को स्वायत्त रूप से मरम्मत करने में सक्षम बनाएगा। यह कंपोजिट स्टील फाइबर और बिटुमिन का मिश्रण होगा। स्टील फाइबर और बिटुमिन का ये मिश्रण होने वाला है। तो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी इस बार लेके आई जा रही है, सेल्फ हीलिंग रोड, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सेल्फ हीलिंग रोड्स जो हैं किसके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा रहा है, NHAI ही इसको लेकर आया है, ठीक है। जनरल टू लैम्प को हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया। वियतनाम बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन भी छोटी सी है। हाल ही में नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, नियुक्त किए गए वियतनाम के, वो जनरल टू लैम को चुना गया है। देखिए दोस्तों, वियतनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पीएम प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है?
फार्म मीन चीन, ये अजीब सा नाम है, नोट कर लीजिएगा। कैपिटल क्या है? हनोई कैपिटल है वियतनाम की। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामीज है। पॉपुलेशन कितनी है? 9.82 करोड़ 2022 तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यार पॉपुलेशन तो काफी है, मैं ही कह रहा था छोटी सी कंट्री है। ठीक ठाक कंट्री है, बड़ी कंट्री है भाई, पॉपुलेशन काफी है। ठीक है, तो भाई वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन है? जनरल टू लैम। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम संस्था द्वारा जारी किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी की गई, किसके द्वारा? सबसे इंपोर्टेंट तो यही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई, जिसकी स्थापना कभी 24 जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बहुत बार मैंने आपको बता रखा है, काफी क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या? बहुत सारे अलग अलग देशों के ऊपर सर्वे करके एक रिपोर्ट जारी की गई। सर्वे में कौन कौन से पैरामीटर देखा जाता है? ये देखा जाता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में टूर एंड ट्रेवल्स या फिर टूरिज्म में कितना विकास हुआ है। ठीक है, जो टूरिज्म पैलेसेस हैं वहां पर कितना विकास हुआ है उस पर्टिकुलर देश में। जो टूरिस्ट आते हैं उनके देख रेख के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, टूरिस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटी में विकास हुआ है। ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, तब रैंक दी जाती है। और इस बार चौंकाने वाले बदलाव आए हैं। इसमें जो भारत को रैंक मिली है वो 39 रैंक मिली है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 39वीं रैंक मिली है। इससे पहले ये इंडेक्स 2021 में जारी किया गया था, जब भारत 54वें पायदान पे था। यानी कि भारत की इसमें पोजीशन बढ़ी है, भारत अच्छी मतलब इंप्रूवमेंट हुई है। 39 नंबर पर है, पिछली बार 54 नंबर पर था। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये टॉप पर कौन है? टॉप 10 कंट्रीज देखिए, यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका, दूसरे स्थान पर स्पेन है, जो कि टूरिस्ट पैलेस में ज्यादा विकास हुई है। टूरिज्म के क्षेत्र में, ट्रेवल के क्षेत्र में जिन देशों में ज्यादा विकास हुआ है वो ये है, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड, ये 10 देश हैं और भारत 39वें स्थान पर है। याद रहेगा, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को कितनी रैंक मिली? 39, पिछले साल 54। किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। लास्ट है शायद 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। देखिए दोस्तों, हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का सीधा और सीधा उद्देश्य यही है, दुनिया भर के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है हंगर को लेकर। ठीक है, भूखमरी को लेकर एक तरीके से। ठीक है, भूखमरी को कैसे दूर किया जा सकता है, भूखमरी देश में कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में सरकार का, गवर्नमेंट का ध्यान खींचने के लिए हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। एक नए थीम के साथ हर बार इसको मनाया जाता है। इस बार थीम था थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड इस बार वर्ल्ड हंगर डे का थीम था, जो कि 28 मई को मनाया गया। याद रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। बहुत ज्यादा करंट इवेंट मैंने आपको कवर नहीं कराए, कराने के तो मैं भी आपको डेली 20-20, 30-30, 50-50 करंट इवेंट कवर करा सकता हूं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं है। हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जब भी पढ़ो इंपोर्टेंट पढ़ो, बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। फालतू पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको 2 से 2.5 महीना मिलते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड टाइम आपके पास होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ो। तो पूरे महीने का कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो पूरे महीने में से एकदम सिलेक्टेड चुन चुन के करंट अफेयर्स है ना, वो मैंने आपके लिए उठाए। ठीक है, और जल्दी ही करंट अफेयर्स के बाद द करंट अफेयर्स शो के बारे में भी हम कुछ सोच रहे हैं, जल्दी अनाउंसमेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करेगा, उम्मीद करता हूं आपने नोट्स बना ली होंगे। सजेशन एडवाइस जो हो कमेंट करके दे दीजिएगा। वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम के ऊपर सोनो हाउस के नाम से आपको मिल जाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को उस पे सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।